चैप्टर 46 आरोन का किस्सा खत्म। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। अब आगे। आरोन उस पुराने घर में बंधा हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून आ रहा था। उसके आस पास उसे कुछ घसीटने का शोर आ रहा था। वो अपने आंखें खोलकर देखता है तो धुंधला सा एक शख्स दिखता है। कैसे हो मिस्टर आरोन देशमुख? देशमुख इंडस्ट्री के इकलौते वारिस, या फिर मैं कहूँ कि फ्रॉड आरोन देशमुख। उद्धरण चिन्ह। आरोन उसकी बात सुन अब पूरी तरह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सामने एक शख्स था जिसने मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में एक जंजीर थी जिससे वो उसे मार रहा था। तुम्हें किसने बोला? उद्धरण चिन्ह। आरोन मुश्किल से इतना बोलता है कि तभी उसको फिर से जंजीर पती है। वो अपने मुंह से खून निकाल देता है। आई एम द मास्टर, नॉट ऑर्डिनरी डेमन मास्टर 11। ये बोलकर वो शख्स जाने की रूही एक डेविल स्माइल दे देती है। वो अंधेरे से रोशनी में आई है जिसे देखकर आरोन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो मैंने सही सोचा था। ये सब नाटक था। रूहानी का राठौर भले ही सबको भूल जाए लेकिन ये मास्टर किसी को नहीं भूलती। मैं अपने दुश्मनों को अच्छे से याद रखती हूँ। वो उसे उस जंजीर से मारते हुए जिस दिन तेरे गंदे कदम मेरे घर में पड़े थे उसी समय उसी पल मुझे सब याद आ गया था। मैं चाहती तो तुम्हें मार सकती थी लेकिन क्या करूँ, इतनी आसान मौत मारना मेरा स्टाइल नहीं है। क्यों? आरोन के चेहरे पर डर आ जाता है। उसको डरते देखकर मुन्ना इतनी जल्दी डर गए, अभी तो बहुत कुछ झेलना है तुझे। अरे फिर रूही उसके पास आती है और उसके बालों को जोर से पकड़कर खींचती है और उस खंडक को दिखाते हुए, देख इस खंडक को, कभी ये किसी के खुशियां का महल हुआ करता था। यहाँ पर चारों ओर हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी लेकिन आज ये एक खंडा है। यहाँ पर किसी के रोने की चीखें गूंजती है। आरोन सारा घर देखता है। ये रूही का पहला घर था, यहाँ उन्होंने आग लगा दी थी। आरोन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। रूही कुछ आदमियों को अंदर बुलाती है और उन्हें देखते हुए तरफ, ये तुम्हारा गिफ्ट है जो तुम लोग मेरे साथ वफादार रहे। मेरी? आरोन डरते हुए, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट और कौन है ये लोग? रूही डेविल स्माइल के साथ, मुझे जो देता है मैं उसे वही देने में विश्वास रखती हूँ। तुम लोगों ने मेरे जिस्म की ख्वाहिश रखी थी ना, तो इन आदमियों को तुम्हें जिस्म की तलब है। तुम लोग मुझे अपने बिस्तर पर लाना चाहते थे लेकिन अब तुम किसी के बिस्तर बनोगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम समझ रहे हैं वही ये तुम्हारे हर रोज नोचेगे, तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिराएगे। जिस मर्दानगी पर गर्व है ना तुम्हें, ये वही मर्दानगी छीनेगे तुमसे। उद्धरण चिन्ह। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। क्यों नहीं कर सकती? जब तुम लोगों लड़कियों की इज्जत रोलते हो तब ख्याल नहीं आया कि अगर हमारे साथ हो तो क्या होगा? वो उन आदमियों को इशारा करते हुए, लेकिन ये मरना नहीं चाहिए। जैसे चाहे वैसे मजे करो। हाँ। फिर वो आरोन को आंख मारते हुए, हैव ए फन माय बॉय, ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और वो आदमी आरोन की तरफ बढ़ते हैं। आरोन चीख रहा था लेकिन कोई असर नहीं। महेश्वरी विला। रूही घर में आती है और सोफे पर बैठ जाती है। उसका हाथ उसके सिर पर था। तभी एक हाथ आता है और उसके सिर पर हाथ फेराने लग जाता है। रूही अपना हाथ हटाकर देखती है तो वहां पर सरदार बाबा खड़े थे। कब तक चलेगा ये सब बाइसा हुकुम? रूही उनका हाथ पकड़कर उनको सोफे पर बिठा देती है और उनकी गोद में अपना सिर रख लेती है। सरदार बाबा उसके सिर को सहलाने लग जाते हैं। मुझे भी कहा अच्छा लगता है बाबा सा, अपनों को खोकर फिर से उनको याद करना, उनके आने की उम्मीद करना। रूही बेटा, अब तो अपने पहले दुश्मन को मारकर ही हिम्मत हार रहे हो, अभी तो 3 और बाकी है। 3 नहीं बाबा, 4। सरदार बाबा हैरानी के साथ, 4? लेकिन आरोन तो मर चुका है ना बेटा? हाँ बाबा सा, हमने जाल तो आरोन देशमुख के लिए बिछाया था लेकिन फंस उसमें उसका हंसशक गया। मतलब बेटा? उद्धरण चिन्ह। यही कि बाबा आरोन नहीं, सारोन मरा है। आरोन तो तब से गायब है जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन सारोन कैसे? वो तो पागल खाने में था ना। उसकी माँ गायत्री देशमुख का खेल है ये बाबा सा।
उसने अपने पागल बेटे को बाहर ले आई है और आरोन को यहाँ से भेज दिया। अब कैसे पकेगी उससे बेटा? उद्धरण चिन्ह। जैसा सारोन मरा है वैसे ही वो भी मारेगा, मुझे पता है वो कहाँ है और किसके साथ है। उद्धरण चिन्ह। कहाँ है वो नामाकुल? रूही डेविल स्माइल देते हुए सुबह तक वेट करिए, कल सुबह लाइव टेलीकास्ट होगा बाबा। रूही फिर उनकी गोद से उठते हुए हम भी जाते हैं। जाइए बाबा आप आराम मरिए। हमें लगता है बाइसा हुकुम को सबकी खबर है, सबके दोगले चेहरे पता है। बाबा सा बाइसा हुकुम और मास्टर को सबकी खबर रहती है, बस फर्क इतना है जब जिसकी जरूरत होगी हम सबको सामने लाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर रूही चली जाती है, वही सरदार बाबा मुस्करा देते हैं। उन्हें यही उम्मीद थी अपनी बाइसा हुकुम से। दो लोग सड़कों पर पागलों की तरह भाग रहे थे। उनके हाथ में जंजीरें थी, पैरों से भी खून आ रहा था जो उनकी हालत बयान कर रहा था। उनमें से लड़की अपनी हिम्मत हारते हुए हमसे और नहीं भागा जाएगा, उसके साथ वाला आदमी हमें पकड़ेगे, बस थोड़ा सा और हिम्मत रख लो वरना वो। तभी वहां पर कार की फ्लैश आती है, वो दोनों छुप जाते हैं, वो कार आगे निकल जाती है। वो आदमी अपने साथ वाली लड़की से, चलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो औरत बेहोश हो चुकी थी। वो आदमी उसे अपनी गोद में उठाता है और वहां से जंगल की ओर चल पड़ता है, क्योंकि सड़क पर वो उन्हें ढूंढ लेते। चलते चलते उनको वहां पर बंगला दिखाई देता है। वो अपनी बाकी की हिम्मत जुटाकर उसके गेट तक पहुंचने हैं, लेकिन वहां जाकर ही वो आदमी भी बेहोश हो जाता है। उस बंगले का गार्ड दोनों को चेक करता है और अंदर फोन के जरिए, बस यहाँ गेट पर दो लोग बेहोश हो गए हैं और उनकी हालत भी खराब लग रही है। सामने से एक कठोर आवाज आती है, मैं आ रहा हूँ। वो गार्ड तो उसकी आवाज सुन के कांप जाता है। बस नॉर्मल हो गए, जब देखो ऐसे ही कोल्ड रहते हैं, चेक करके अंदर ले आओ, ना जाने कब हमारे। वो गार्ड दोनों अंदर लेकर जाता है। जैसे ही उसका बास उन्हें देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, भाई सा 11। तो कौन है ये दोनों और किसके यहाँ आए हैं जो इन्हें देखकर चौंक गया? 47 मानव पायल की पर्शनेट किस और कनिका प्रेग्नेंट है। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. अब आगे महेश्वरी विला में रूही सुबह सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, तभी वहां पर मुंह पर मास्क पहने हुए पायल आती है। वो रूही को देखकर सिर झुकाकर ग्रीट करती है। अब हमेशा चेहरे पर मास्क लगाकर क्यों रखते हो? हर चीज के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं होती, बिना वजह के चेहरा छिपाया भी नहीं जाता। अब कहना क्या चाहती है? रूही उसके कंधे गेर हाथ रखते हुए सूप में अदरक मत डालना, ये बोलकर वो चली जाती है। वही पायल हैरान खड़ी रह जाती है। वो रूही को बाप को याद करती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। अदरक मतलब उन्हें पता चल गया है कि ये मैं हूँ। उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वहां पर मानव आता है और पायल को रोते देखकर उसको बिना कुछ पूछे बिना कुछ सोचे गले से लगा लेता है। पायल को किसी अपने की सहारे की उसके नर्म एहसास की जरूरत थी, जो कि मानव ने पूरी कर दी थी। पायल खुद को नहीं रोकती, वो मानव की शर्ट को कसकर पकड़ती है और रोने लग जाती है। उन्हें पता चल गया, वो जानती है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरे कारण वो मुझसे नहीं पूछ रही। क्या उन्हें सब याद आ गया? वो मेरी रूही दी है, मैं उनकी परछाई। पायल रोए जा रही थी, जा शायद अपने सालों का दर्द किसी से बांट रही थी। मानव भी बिना कुछ बोले बस उसकी बातें सुन रहा था और उसका सिर सहला रहा था, ताकि वो उसे बता सके कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ है कोई। पायल का रोना सिसकिया में बदल जाता है। मानव उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ता है, लर अपने हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए। मुझे मेरी शेरनी दहाड़ती अच्छी लगती है, ना कि रोते हुए शेर रोते नहीं रुलाते हैं। फिर वो उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेता है। पायल का सिसकन भी बंद हो चुका था, वो बस मानव की सांसें महसूस करके शांत हो रही थी। मानव एक कदम आगे बढ़ता है और उसके चेहरे से मास्क निकाल देता है। अब पायल का चेहरा मानव के सामने था।
उसका चेहरा हूबहू रूही जैसा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उनमें अतर दिखता। यह रूही का चेहरा गोल सा प्यारा सा है तो वही पायल का चेहरा उसकी जा लाइन की वजह से थोड़ा सा तिरछा है। पायल की बटन नोज है, उसकी आंखों का रंग भी हेजल है। मानव पायल में खोए हुए ही आंखें बदता है और पायल के होठों को अपने होठों की कैद में लेता है। वो उसके होठों को होले होले से चुम रहा था। वही पायल उसके इस मीठे से एहसास में ना चाहते हुए भी खो रही थी। पायल भी उस किस को रिस्पॉन्स करती है, ये देखकर मानव की खुशी और हिम्मत और बढ़ जाती है। वो अब पायल के होठों को काटने लगा था, जिस वजह से पायल के होठ सूज रहे थे। जब दोनों की सांसें कंपती है तब जाकर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और गहरी सांसें लेते हुए एक दूसरे को देखते हैं। मानव की आंखों में बहुत ही इंटेंस भाव थे जो कि पायल को शर्माने पर मजबूर कर रहे थे। पायल के चेहरे लर पहली बार शर्म की लाली अन जाती है, वो वहां से भाग जाती है। मानव अपने दिल पर हाथ रख लगे हुए, हमें घायल करने के लिए अब की मुस्कान काफी है, यूं शर्मा कर हमारी सांसें मत रोको। वाह भाई वाह, शायरी हो। 11 बाहर से आ रही आरसी मानव को देखते हुए चिढ़ाते हुए कहती है तो मानव उसकी खर देखता है। क्यों हम शायरी नहीं कर सकते? पानी पीना है तो पीऊ बिस्लेरी से, हमने कब कहा है अब नहीं कर सकते शायरी को? आरसी मानव को देखते हुए कहती है तो मानव उसके सिर पर मारते हुए, बिल्कुल बकवास शायरी है गुड़िया, सीखते कहाँ से हो? आरसी मुंह बनाते हुए, हो किसी को कदर नहीं है हमारी, अब भी सब जैसे है भाई, देखना एक दिन मेरी शायरी की किताबें छपेगी, लेकिन उसे खरीदेगा कौन? अब भाई किस लिए होते हैं? ये बोलकर आरसी मानव के गले से लग जाती है तो मानव उसके सिर पर चपत लागते हुए, बिल्कुल पागल है अब गुड़िया। वो दोनों हंस रहे थे, वही कोई जलन की आग में जल रहा था जो कि आशु था। ना जाने क्यों वो इस लड़की को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। उसका दिल हमेशा करता था कि वो उसे अपने में छुपा कर रखे, किसी को उसे देखने ना दे। वो वहां से गुस्से में चला जाता है। वही कनिका के रूम में आज सुबह से कनिका को उल्टियाँ लगी हुई थी, ना जाने उसे क्यों कुछ दिनों से वीक सा फील हो रहा था। उसने सोचा क्यों ना आरसी से चेक करवा ले। वो मुश्किल से बाहर जाती है लेकिन सीढ़ियों पर ही वो बेहोश होने लगती है, पर पीछे से आ रहा कनिष्क उसे संभाल लेता है और जल्दी से रूम में ले आता है। आरसी उसका चेकअप करती है तो वो हैरान हो जाती है, लेकिन वो खुद इस बात की पुष्टि करना चाहती थी, इसलिए वो उसके खून का सैंपल लेकर मंत्रा को हॉस्पिटल भेज देती है। सभी नीचे आकर नाश्ता करते हैं। टाइम चेंज। मंत्रा बहुत ही हैरानी के साथ घर में आती है। आज संडे था तो सभी घर पर थे। अग्नि उसको शोक में देखकर, तुम तो रिपोर्ट लेने गई थी तो फिर ऐसा चेहरा क्यों बना लिया जैसे कोई भूत देख लिया हो? मंत्रा उसकी कुछ नहीं बोलती और रिपोर्ट को आरसी को दे देती है। आरसी को पक्का हो गया था कि वो सोच रही है वो सच है, लेकिन फिर भी वो एक बार पुष्टि के लिए वो रिपोर्ट पाती है। अग्नि से ये सस्पेंस झेला नहीं जा रहा था। वो उसके हाथ से रिपोर्ट छीनता है और पढ़कर खुश होते हुए, अरे वाह मुबारक हो कनिका दी। उद्धरण चिन्ह। कनिका उलझन में, मुबारक लेकिन किस बात की? अरे अब प्रेग्नेंट हो, वो भी 1 मंथ से। ये बोलकर अग्नि उसको हग कर लेता है। वही कनिका तो बुत बने वहीं पर खड़ी थी। कनिष्क जैसे ही सुनता है कि वो बाप बनने वाला है वो तो पूरा खुश हो जाता है और बिना किसी की लरवाह किए कनिका को अपनी गोद में उठा शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया कनिका, मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हमें हमारे प्यार की निशानी आने वाली है। कोई नन्हे हाथों से मेरा हाथ थामेगा, मुझे डैडी और तुम्हें मम्मा बोलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो कनिका को घुमा रहा था, वही ऑफ तेज आवाज में, ये क्या हो रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। कनिष्क कनिका को अपनी गोद से उतारता है लरा सरफ के पास जाकर, भाई मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरा अंश आने वाले है। वो ऑफ की गोद में पके आरू को देखते हुए, आरू बेबी जल्द ही आपका भाई सा बहन आने वाला है जो आपके साथ खेलेगा। क्या सच में? आलू के साथ तेलेहा कनिष्का में सजा हिला देता है तो आरू भी मुस्करा देता है। वही अनोखी भी कनिका को वले लगाते हुए,
मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ दी। अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब भी मेरे साथ होगे। हम दोनों हमारी प्रेगनेंसी को एंजॉय करेंगे। उद्धरण चिन्ह। कनिका अभी भी बुत बने खड़ी थी, उसदा था। इस बात का नहीं कि वो माँ बने वाली है, लेकिन उन सवालों का जो सबसे आने वाले थे। वो शादीशुदा थी लेकिन सबकी नज़रों में वो कुंवारी थी, और एक कुंवारी लड़की का माँ बनना सबसे बड़ा शराफ माना जाता है। ये समाज ऐसे जीने नहीं देता। वो दूसरी बार डर रही थी। पहली बार वो तब डरी थी जब उसने उन्हें पति अपने प्यार को लगभग खो दिया था, और आज जब उनकी प्यार की निशानी उसके अंदर पल रही है तो क्या सब उसे अपनाएंगे। रूही वहां पर आती है, उसके हाथ में आरती की थाली थी। वो कनिका की नज़र उताफती है और उसकी नज़र के पैसे गरीबों में बंटवा दे रही है। बहुत बहुत मारक हो तुम्हें, आज से तुम्हारे अंदर एक और जान सांसें लेगी। अब से तुम एक नहीं दो होगे। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के लिए मुबारक बहुत बहुत। कनिका नम आंखों से उसे देखती है। वो उसकी आंखें साफ करते हुए, पगली ये खुशी का मौका है, फिर से आंसू कैसे दी अपने अपने एक बार। शुश शांत बेटा, क्योंकि कनिष्क ने हमें पहले ही बता दिया था अगो में रिश्ते के बारे में। अब नाराज नहीं हो। मैं कगू नाराज होगी। मसे तो बहुत खुश हूँ। ग्रेटर देन अंडरस्कोर लेस देन। वही दूर किसी जगह। मान लो जितनी खुशियां मनानी है तुम सब ने, जैसे मुझसे मेरे अपने छीने हैं वैसे ही तुमसे भी तुम्हारे अपने छीने जाएंगे। जैसे मैं मर जी रही हूँ वैसे ही तुम भी जियोगे। एक लड़की पागलों की तरह हंसते हुए कह रही है। वो उस स्क्रीन को फोड़ दे रही है। उस स्क्रीन के टुकड़ों में एक चेबरा दिखाई दे रहा था जो कि किसी खरला नहीं मोना का था। तभी वहां शेर एक और शख्स आता है जो कि दिखने में थोड़ा उम्रदराज लग रहा था। वो मोना के पास आता है, खर उसकी कमर में हाथ डालते हुए। क्या हो गया जाने मन, चेबरा ऐसा कगू बना रखा बे। मुझे और महेश्वरी की सारी खुशियां चाहिए। मुझे उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी देखनी है, ये हंसी नहीं। तुम चिंता मत करो, इन दोनों से मेरा पुराना हिसाब है, मैं तुम्हारी इच्छा जरे पूरी करूँगा। तभी उस अयस्मी का दोन बजता है। वो काल को जैसे ही पिक करता है उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। निकमो ढूंढो उन्हें किसी भी हाकत में, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, वो भी जिंदा। 11 ये बोलकर तो काल कट कर देता है। 48 आरव को दिया लव ड्रग। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। अब आगे। टाइम चेंज। पार्टी में। ये पार्टी मिस्टर वालिया के इंडिया आने की खुशी में थी। इस पार्टी में सभी बिजनेसमैन शामिल थे। औव को भी यहाँ आना था। ऑलमोस्ट सभी वहाँ पहुँच चुके थे। तभी होस्ट मिस्टर वालिया का वेलकम मरता है, जो कि कोई और नहीं मोना का साथ ही फता। आज भी उसके साथ मोना थी जिसने सोरी सी ड्रेस पहनी थी। सभी न्यूज वाले मिस्टर वालिया की वाहवाही कर रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा फुल रहा था। तभी वेन्यू के गेट पर ब्लैक कलर की बहुत ही महंगी कार आकर रुकती है जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। उसमें से 18 निकलता है। सभी उस ओर देखते हैं लेकिन ओव सबकी नज़र को इग्नोर करके कार की दूसरी तरफ आता है और अपना हाथ बढ़ाकर रूही को बाहर निकलने में मदद करता है। सभी मीडिया वाले उनकी पिक लेना चाहते थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी 18 की मर्जी के खिलाफ जाने का। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। आरव खुद मीडिया वालों के सामने रुकता है ताकि वो उसकी पिक को क्लिक कर सके। ये चीज़ उन सभी के लिए एक झटका थी, लेकिन इससे पहले कि आरव का मन बदले सभी उसकी ढेर सारी पिक क्लिक करने लग जाते हैं। जहां कुछ देर पहले सबका ध्यान मिस्टर वालिया पर था, वहीं अब सब औव को ढेर रहे थे। वो सबके बीच अलग एक्शन का केंद्र बन गया था। सभी औव से बात करके अपने बिजनेस का फायदा चाहते थे। खुद को खुद की ही पार्टी में इस तरह से इग्नोर होता देखकर मिस्टर वालिया के घमंड को ठेस पहुंचती है। वो अभी के अभी इस औव को मारना चाहते थे लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकते थे। मोना उसकी कसी हुई मुट्ठी को अपने हाथ से सहलाते हुए, गुड के डोर मक्खी तो आएगी ही ना, तुम बस उस धमाके की तैयारी करो जिससे सबको होश उड़ने वाले हैं। मोना की बात सुनकर मिस्टर वालिया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो अपने मन में, धमाका तो तब होगा जब बारूद मेरे पास होगा, लेकिन मेरे बेवकूफ़ लोगों की वजह से वो मेरे हाथ से निकल चुका है।
वालिया ओव के पास जाकर उसके सामने हाथ बाते हुए था, आप आते ही मेरी लाइमलाइट चुरा लेगे मिस्टर महेश्वरी। सोचा नहीं, ओव उसकी बात के बीच में छुपे ताने को समझ रहा था। वो उसके बढ़े हाथ को इग्नोर करते हुए, मिस्टर वालिया नाम शोहरत कमाई जाती है, अब का पता नहीं, लेकिन मैंने ये सब कमाया है, इसलिए भले किसी की मौजूदगी हो लेकिन लाइमलाइट तो मैं ही रहूँगा। खुद पर इतना घमंड अच्छा नहीं होता मिस्टर महेश्वरी 11। इसे घमंड नहीं, इसे गरूर बोलते हैं, जो मुझे खुद पर है और मुझमें कूट कूट कर भरा है। वालिया की बोलती बंद हो जाती है, वो उन्हें एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ओव का ध्यान रूही पर जाता है, जो अपने हाथ की मुट्ठी कसी खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थी। क्या हो गया रूही, तुम्हारी आंखें इस तरह से क्यों हो गई? रूही अपना चेहरा बदलते हुए, वो आते समय मैंने खिड़की के बाहर देख रही थी, जिस वजह से मेरी आंखें मोहवा चली गई, अब कौन सा मुझ पर ध्यान देते हो? ये बोलकर रूही पाउट बना लेती है तो ओव उसके सिर पर हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए, माफ कर दो बेटा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। रूही के दिल में कुछ अलग एहसास आया, लेकिन वो अपने चेहरे पर सो नहीं होने दिया। वो आरव को देखते हुए, मैं वॉशरूम जाकर अगती हूँ, लेकिन अब तो यहाँ किसी को जानते नहीं है, ना ही अब को रास्ता पता है। मैं चलता हूँ आपके साथ। अरे फिक्र मत करो, रूहानी का नाम है मेरा, मैं सब जानती हूँ। ओव उसकी नाक खिंचते हुए, ठीक है द रूहानिका जी, जाइए लेकिन जल्दी आना। रूही मुस्कराते हुए वहां से चली जाती है और वॉशरूम में आकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। उसका चेहरे पर जो कुछ देर पहले मासूमियत थी, अब वो बदल कर एक क्रूर भाव में बन जाती है। वो उस आईने पर हाथ मारते हुए, एक और दुश्मन सामने आ गया है। इन्होंने क्या समझ रखा है कि ये ऐसे आएंगे और मुझसे बच जाएंगे? नहीं, दिल कर रहा है इसको अभी के अभी मौत की घाट उतार दूं। फिर वो कांच के बिखरे टुकड़ों में अपना चेहरा देखते हुए, नहीं, मैं इसको इतनी आसान मौत नहीं दे सकती। इसको भी उतना ही भुगतना पड़ेगा जितना मेरी फैमिली ने भुगता था। इसको उस आग की तपस झेलनी पड़ेगी जिससे मेरा परिवार गुजरा था। ये मिस्टर वालिया और कोई नहीं, जिन 3 लोगों ने सुमित के साथ मिल कर रूही की इज्जत पर हाथ डालने और उसकी फैमिली के समेत उसके महल को जलाया था, वही था। रूही अपना हाथ साफ करती है, उसमें से कांच के टुकड़े निकालती है और बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो वेन्यू की तरफ जाती है कि कोई उसके सिर पर कुछ मारता, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर ओव रूही को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे गए काफी समय हो गया था। वो वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से उसके सामने मोना आ जाती है। वो उसके कंधे पर हाथ रगड़ कर उसको सहलाते हुए, मिस किया मुझे बेबी, कैसे हो? ओव उसका हाथ हटाते हुए, मैं ऐसा क्यों करूँगा? हकुमीन ओव, आफ्टर ऑल वी आर बेड पार्टनर। थोड़ा सा तो याद किया होगा ही ना। ओव के हाथ की मुट्ठी कस जाती है, क्योंकि ये उसकी अपने रिश्ते में की गई सबसे बड़े धोखा उसके सामने खड़ा था। वो उसे देखते हुए, मुझे माफ कर दो, लेकिन जो भी हमारे बीच में था वो सही नहीं था, वो बस हमारी जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह। मोना उसकी बात बीच में काटते हुए, जरूरत बन गया तो अब जरूरत नहीं रही जा कोई। ओव बेहद नरमी से, मुझे समझ आ गया कि मैं जिस चीज के पीछे दौड़ रहा हूँ वो बस मुझे अंधेरे में धकेल रही थी, जबकि मेरी रोशनी तो कहीं और है। हम जैसों की किस्मत में रोशनी नहीं होती असरव, हम अंधेरों के मुसाफिर है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन फिर भी मैं रोशनी की इस किरण के पीछे भागना चाहता हूँ। शायद ये मुझे नए राह पर ले जाए। मोना वेटर के हाथ से 2 गिलास वाइन लेरी हव और 1 गिलास आरव की तरफ बढ़ाते हुए, बेस्ट ऑफ लक ओव, आखिरी जामा हमारी 11 गुमनाम रिश्ते के, ये बोलकर वो टोस करती है तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए अठारव भी उस वाइन के गिलास को एक झटके में खत्म कर देता है। मोना के चेहरे पर स्mirk आ जाती है। ओव मोना से पीछा छुड़ाने के बाद फिर से रूही को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। वो उसे ढूंढते हुए ऊपर के फ्लोर पर आ जाता है। अचानक से उसका सिर घूमने लग जाता है और जैसे अपनी बॉडी में हीट फील होती है। ओव माफिया से था तो उसे पता था कि ये क्या है। ये लव ड्रग थी जो उसे दी गई थी।
इसके कारण वह उसकी डिजायर बढ़ रही थी। वो खुद को काबू करता है और कोई रूम ढूंढने लग जाता है जो खाली हो। शायद अओव का लक अच्छा था, उसे एक रूम मिल जाता है। वो उसके बाथरूम में जाता है और सीधा खुद कल शावर के नीचे कर लेता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि कोई पीछे से उसे गले से लगा लेता है। बाकी का कल के चैप्टर में। Chapter 49 Wild Night 1. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. अब आगे। अओव उसे ठंडे शावर के नीचे खुद को शांत कर ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसको अपने गले से लगा लेता है और जो वो कुछ हद तक शांत हो गया था, अचानक से उसके शरीर में फिर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो यह कोई और नहीं रूही थी जो कि उसके चिपकी हुई खड़ी थी और अओव उसे देखता है और अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने सामने करते हुए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्लीज इस समय मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। अरब की हालत खराब हो रही थी, वही रूही की हालत भी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही थी। उसकी आंखें भी हल्की बंद और हल्की खुली हुई थी। वह फिर से अरब के सीने से लग जाती है और उसमें अपना फेस रब करते हुए, ठंडा, बहुत ठंडा। रूही को पसंद आया, रूही को गर्मी लग रही है। अरब रूही को ध्यान से देखता है और उसके माथे पर हाथ रखकर उससे पूछते हुए, तुमने शराब पी है क्या? रूही बच्चों की तरह नामे सिर हिला देती है और एक प्यारा सा आउट कर लेती है। इसमें वह और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अओव का मन कर रहा था उसके को पाउटी लिप्स को अपने होठों में लेकर चबाकर खाने का, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था रूही की हालत देखकर। आरोही को अपने सीने से लगाए हुए ही अपने साथ शावर के नीचे खड़ा कर लेता है। उन दोनों का शरीर ठंडे पानी में भीग रहा था, लेकिन शायद दोनों को जो ड्रग दी गई थी उसकी वजह से दोनों अपनी हालत को संभाल नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद रूही फिर से आरव की सीने पर अपनी नाक को रब करते हुए, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और दर्द भी हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। आपको अब कंफर्म हो चुका था कि रूही को भी ड्रग दिया गया है। वो अभी ये सोच रहा था कि दोनों को कैसे संभाल लेगी, तभी उसे अपनी होठों पर कुछ नर्म साफ महसूस होता है। अरब की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि यह नर्म सा कुछ और नहीं रूही के नर्म होठ थे जो उसके सख्त होठों पर थे। रूही के होठों ने सिर्फ अओव के होठों को छुआ था, वो मूव नहीं कर रही थी। अओव को तो जैसे बिजली का झटका लगता है। उसके दिल में उसकी छुपी हुई हसरतें फिर से आज एक नई उड़ान भर रही थी। वह धीरे से अपने मुंह को खोलता है, आरस रूही के होठों को अपने मुंह में ले लेता है। आरव धीरे धीरे से उसके होठों को अपने मुंह में लेकर चबाने लग जाता है। दोनों के लिए ही है बहुत ही खास और पास एहसास था। दोनों ही एहसास में खोए हुए थे और अब जूही को पैशनेटली किस करने लग जाता है। उनकी किस इतनी ज्यादा टाइट हो चुकी थी कि दोनों की सांसें अब उनके खिलाफ जा रही थी। अओव रूही के होठों को छोड़ता है तो रूही सांस लेने के लिए अपने होठों को खोल दी है। साबर के पानी के कारण भीगा हुआ उसका चेहरा उसके माथे पर आ रहे बाल और इतनी वाइल्ड किस के बाद उसके लाल होठों की हल्के से सूख चुके थे और उसका सांस लेने के लिए खुला हुआ मुंह सब उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। और अओव एक बार फिर से आगे बढ़ता है और रूही के होठों को अपने होठों के बीच में लेकर उसको फिर से चुमने लग जाता है। रूही के हाथ आपकी शर्ट को कस जाते हैं। अओव का एक हाथ रूही की कमर और दूसरे हाथ को वो उसके सिर के पीछे करके उसकल बहुत ही ज्यादा करीब खींच लेता है। उनकी शरीर आपद में पूरी तरह से चिपक चुके थे। किस करते करते ही अओव रूही को अपनी गोद में उठाता है और बाहर बेड पर ले आता है। इस पूरे समय दौरान उनकी किस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुई थी। एक बार फिर से सांसों की कमी के कारण दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़ते हैं और अओव अपना सिर रूही के सिर पर टिका लेता है। हर दोनों ही जोर जोर से सांसें ले रहे थे। दोनों की सांसें एक दूसरे में खुल रही थी। अओव बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा था। अपनी हालत के कारण उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने नीचे लेटी रूही को देखता है जो जोर जोर से सांसें ले रही थी, जिस वजह से वो आर्क के सीने से टच हो रही थी। अओव अपने दर्द को इग्नोर करने के लिए बेडशीट को जोर से पकड़ता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसे पता था कि ये सही नहीं है। अभी रूही अपने स्टेट माइंड में नहीं है और ये तो उसका फायदा उठाना होगा, इसलिए वो खुद को काबू कर रहा था। तभी अओव मौन कर जाता है क्योंकि रूही ने उसके सीने पर बाइट कर लिया था। अओव अपनी आंखें खोलकर रूही को देखता है जिसकी आंखें लाल थी।
मुंह खुला था। वो आरव की आंखों में देखते हुए उसके सीने पर किस करने लग जाती है और उसका हाथ ऑव की थाई को सहला रहा था। उस ड्रग के डोज के कारण रूही के सोचने समझने की हालत खो चुकी थी। रूही स्पाव, उसे सिर्फ अब दर्द को कम करना था जो उसके शरीर में हो रहा है। रूही भी बच्ची नहीं थी कि उसे ना पता चले कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको ड्रग दिया गया था, वो भी बहुत स्ट्रोंग। उसे ये भी पता था कि वो एक ट्रैप में है, क्योंकि जब उसके सिर पर बार किया गया था तो उसने वहां एक लड़की को देखा था। बाद में उसे कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ, मतलब उसे इंजेक्शन लगाया गया था और जैसे जैसे रूही की गर्मी बने लगी वो पक्का हो गई कि उसे ड्रग दिया गया है। उसे पता था कि वो चाहे कुछ कर ले, लेकिन ये उसकी एक नीड सिर्फ दूसरे शख्स की छुअन से ही शांत होगी। वो खुद से ही डर रही थी, लेकिन तभी गेट खुला और असराव रूम में आया। उसे देखकर रूही ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि वो अब सेफ है। अगर वो ऑव के साथ होगी तो कोई उसका फायदा नहीं ले पाएगा, इसलिए उसने खुद को ऑव को सौंप दिया। उसे पता था ऑव अपने गिल्ट के चलते उसके करीब नहीं आएगा, इसलिए उसने खुद पहल की। एंड ऑफ रूही पाव। ऑव की आंखें अब ब्लड रेड हो चुकी थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वही रूही अब उसकी कमर के आसपास अपने पैरों से जकड़ लेती है। 18 रूही के और करीब आ गया था। ऑव से अब खुद और से काबू खो जाता है। वो रूही के होठों को फिर से अपने होठों में लेता है और फिर से उसको ब्रातली किस करने लग जाता है। रूही भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वो उसके बालों को सहला रही थी। ऑव रूही के ब्लाउज को एक झटके में फाड़ देता है और उसकी कॉलर बोन पर किस करने लग जाता है, जो हमेशा उसका ध्यान भटकाती है। वो उसे किस करते हुए बाइट कर लेता है, जिससे रूही मौन कर जाती है। बाकी का रोमांस कल। Chapter 50 Wild Night -2. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. अब आगे ऑव के बाइट करने से रूही मौन कर जाती है, जिससे ऑव और वाइल्ड हो जाता है। वो उसकी नेक और कंधों पर भी अब जोर से सक करने लग जाता है और उसको बाइट भी करता है, जिस वजह से रूही उसके बालों को पकड़कर खींच देती है। ऑव रूही का चेहरा देखाता है, जिसमें आंखें दर्द से बंद थी। ये देखकर ऑव को गिल्टी फील होता है और वो अपने बाइट किए हुए निशानों पर प्यारे से किस करने लग जाता है। रूही ऑव का चेहरा और खिंचती है और उसके होठों को अपने होठों में लेकर किस करने लग जाती है। ऑव दोनों की पोजीशन बदल देता है। रूही अब ऑव के ऊपर थी। वो उसे किस करते करिए उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है और उसके सीने पर किस के साथ बाइट करने लग जाती है। अगर ऑव के मुंह से भी आह निकल जाती है। ऑव फिर से रूही को पलटता है और उसके डोर आ जाता है। वो अब रूही के सीनों और किस करने लग जाता है और दूसरे हाथ से वो उसको हल्का मीठा सा दर्द देने लग जाता है। रूही बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। ऑव उसके सीने को जी भर कर किस करता है और फिर उसकी कमर पर भी अपने प्यार के निशान छूने लग जाता है। वो उसकी कमर को वेट किसेस के साथ हल्के बाइट करता है और उसकी नेबल पर आसपास अपनी गर्म जीभ से शकल बनाने लग जाता है। रूही की तो जान निकल रही थी ऑव की हर हरकत और किस्से। वो बेडशीट को कसे जा रही थी। अब दोनों के शरीर उन्हों और ज्यादा इजाजत नहीं देता। ऑव रूही और अपने बीच के बचे खुचे कपड़ों की दीवार को हटाता है और उसके बेड पर कसे हाथों को अपने हाथों से लाक करके उसको किस करने लग जाता है। रूही भी ऑव का साथ दे रही थी, लेकिन तभी उसको बहुत दर्द महसूस हुआ। वो चीखन चाहती थी, लेकिन उसकी चीख ऑव के मुंह में दबकर रह गई। उसकी आंखों में आंसू अन जाते हैं। जब ऑव को रूही के गर्म आंसू महसूस होते हैं तो वो खुद को रूही से अलग करता है और उसका सिर सहलाने लग जाता है। रूही जब ऑव को खुद से अलग पाती है तो वो अपनी भरी हुई आंखों से ऑव को देखती है, जो उससे हट रहा था। रूही उसका हाथ पकड़ती है और वापस से अपने ऊपर ले लेती है। ऑव समझ रहा था वो क्या चाहती है, लेकिन ऑव को पता था कि वो रूही चाहत रखता है, वो उसे प्यार करता है, इसलिए वो उसे दुख नहीं देना चाहता था। तुम्हें दर्द होगा जान। उद्धरण चिन्ह। ऑव रूही के आंसू साफ करते हुए कहता है तो रूही उसको किस करते हुए, मुझे चाहिए ये दर्द। लेकिन रूही फिर से ऑव को चुप करवा देती है अपने होठों की मदद से।
आओ फिर से रूही में समाने लग जाता है, इसलिए वार वो थोड़ा जटिल रहता है। हालांकि रूही को अचानक से फिर से वही तेज दर्द हुआ, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। आओ रूही के माथे पर किस करता है और उसको धीरे से अपना प्यार जताने लग जाता है। रूही को शुरुआत में पेन होता है, लेकिन फिर उसे भी 11 अच्छा लगने लग जाता है। औव की भारी सांसें और रूही की मीठे सी आवाजें दोनों रूहों के मिलने का सबूत थी। आज दो जिस्म के साथ आत्मा का मिलन हो रहा था, जिसका साक्षी ये रूम बन रहा था। वहीं उनके कमरे के बाहर दो लोग बुरी तरह गुस्से में झुलस रहे थे। ये कोई और नहीं, मोना और वालिया थे। यहाँ पर दोनों ने रूही और औव के लिए जाल बिछाया था, वही अब उनको लग रहा था जैसे उन्होंने उल्टा उनकी मदद की है। मिस्टर वालिया मोना पर गुस्सा करते हुए, ये था तुम्हारा प्लान, एक लड़की नहीं संभलती तुमसे। मोना भी गुस्से से, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हारे आदमियों को इस फ्लो का ध्यान रखना चाहिए था। जब उन्हें था है कि औव को जब नशा होगा तो उसे पता तो चल ही जाएगा और वो सबसे पहले कोई रूम ढूंढेगा। अगर इतना ही ज्यादा पता था तो फिर नहीं रखा उसका ध्यान। अगर मैं लापरवाह हूँ तो तुम भी हो। इसमें सारी तुम्हारी गलती है। जब मैंने तुम्हें रूही को परोस दिया था तो तुम्हें ही ज्यादा हौनी होना था और मेरे साथ समय बिताना था। अगर तुम पहले ही यहाँ आ जाते तो ये सब ना होता। मैं क्या करता, वो तुम थी जो मुझे सेड्यूस कर रही थी। बेवकूफ, मैं औव को अपनी आये दिखा रही थी, तुम्हें अपनी नज़र कहीं और करनी थी। तुम्हें से बात करना बेकार है। जब कोई क्राइम करते हैं तो उसकी क्राइम सीन पर खड़े होकर डिस्कस नहीं करते। सिखाया नहीं क्या? 11 वो दोनों झगड़ ही रहे थे कि उनके कानों में एक कोल्ड आवाज आती है। दोनों उस घर देखते हैं तो वहां पर पायल खड़ी थी, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह मास्क था। और तुम कौन, हमें ज्ञान बांटने वाली? वालिया कहता ही कि उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का पड़ता है। वो सीधा पायल के पैरों में गिरता है। मानव अपना हाथ नीचे करते हुए, तेरा पता नहीं लेकिन मेरी होने वाली बीवी लगती है। जब ये मुझे कुछ भी बोल सकती है तो तू कौन सा खेत का बैगन है बे जो तुझे नहीं बो सकती? आरसी मुंह बनाते हुए, होने वाले जीजू खेता की मूली होती है, बैगन नहीं। अरे मेरी क्यूट सी साली साहिबा, इस जैसे चिलगोज बैगन ही होते हैं, वो भी सड़ा हुआ। ये बोलकर वो आरसी को हाई फाई देता है, जिसे देखकर दो लोग उन्हें घूरकर देखने लग जाते हैं। मानव आरसी से, ये अचानक से मुझे गर्मी क्यों लगने लगी? उद्धरण चिन्ह। आई और मानव जब वहां देखते हैं तो उनकी नजरें ऐसू और पायल की आंखों से मिलती है, जो कि उनको बहुत ही तिखी नजरों से घूर रहे थे। दोनों गलत कर जाते हैं, लर अपने दांत दिखा देते हैं। अगर नजरें किसी को जला देती तो ये दोनों भस्म हो जाते। जो काम करने आए हैं वो कर लो, या फिर इनसे पहले खुद की सर्विस कराने का इरादा है। दोनों फिर से दांत दिखाते हैं और दोनों का हाथों से आगे आने ला इशारा करते हैं। वो दोनों अपनी आंखें घुमाते हैं और वाकिया मोना को इंजेक्शन चुभाकर उठाकर वहां से ले जाते हैं। चूखा लेकर गया है वो दोनों। क्या इनका चैप्टर भी होगा क्लोज?